अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा, हमने पास्ट पेपर्स को देखा, हमने जो है कि दो हमने सवाल किए थे, जिसमें हमने जो है कि पेस्टल को भी देखा, हमने पोर्टर 5 फोर्सेस को भी देखा, एक ही सवाल में दोनों चीज़ों को देखा, और जो है कि एक और सवाल देखा जिसमें हमने वैल्यू चेन एनालिसिस को देखा। अब जो हमने लास्ट क्लास में किया, हमने क्या किया, सवाल देखा, मैंने आपको बताया कि हमें चीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे करना है, और मैंने आपको देखा कि मैंने कैसे जो है कि पॉइंट ढूंढे हुए हैं और उनका इम्पैक्ट वगैरह कैसे एनालाइज किया हुआ है। मैं आपको शुरू से ये चीज़ बताता आ रहा हूँ कि प्रोफेशनल एग्ज़ाम में कोई एक राइट आंसर या कोई एक जो है ना जवाब सही नहीं हो सकता। आप अकॉर्डिंग टू अगर लॉजिकल फ्लो में अगर एग्जामिनर को सही जवाब दे देंगे तो आपका वो सवाल, आपका जवाब सही माना जाएगा। मतलब एक नहीं है पत्थर पे लकीर वाला सीन नहीं है कि यही जवाब जो मैंने लिखा वो आपको लिखना है या जो एग्जामिनर ने लिखा है वो आपको लिखना है। अब इस पॉइंट को जो मैं आप बोल रहा हूँ, आज का हमारा पूरा एजेंडा ये है, जो भी अपनी आज की क्लास होने वाली है, तो हम उसमें ये समझेंगे कि एक राइट आंसर नहीं है, उसको कैसे करेंगे। हमने कल जो देखी लास्ट क्लास में, वो हमने देखा कि भाई हम अपने हिसाब से, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरे हिसाब से मैंने कौन से पॉइंट निकाले। अब ऐसा हो सकता है कोई पॉइंट हो सकता है शायद मैं नहीं ढूंढ पाया हूँगा, आप ढूंढ पाए उसको, हो सकता है एग्जामिनर ने भी नहीं लिखा हो, आपने लिखा हो। उसको हम कैसे आज टेस्ट करेंगे, जो एग्जामिनर ने खुद अपने आंसर लिखे हुए हैं आज हम उनको देखेंगे, फिर हम अकॉर्डिंगली आगे ये अपना फैसला करेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। आया कि देखें, मेरा इस टाइम पे आपका जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग करनी है वो ये है, आपकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी हो और आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीख जाएं कि आपको जब क्वेश्चन में भर के डेटा मिला हुआ होगा, आप उसमें से चीज़ें अपनी काम की, आपके क्वेश्चन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी चीज़ें ढूंढ पाएँ। तो अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज की चीज़ों को, वही जो दो पास्ट पेपर हमने देखा था, आज फिर उनको एग्जामिनर के आंसर के पर्सपेक्टिव से आज देख लेंगे। तो आगे आपको पता चले कि एग्जामिनर कैसे सोचता है, एग्जामिनर कितने लेवल पे देता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस आंसर के हिसाब से आपकी इसमें कितनी अंडरस्टैंडिंग अगर हो रही है तो आप एसबीएल के लिए गुड टू गो हैं, आप जा सकते हैं भाई, आप एग्जाम टैकल कर सकते हैं, आप एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं। तो आज की क्लास हमारा एजेंडा यही होगा। तो वही किट से मैंने मैंने हाईलाइट कर दिए कि हमने दो सवाल ये कर लिए हैं। हमने कौन सा करा था भाई, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हमने एनएमएस कहा था, और इंडिपेंडेंट लिविंग। हमने दोनों का बिजनेस देखा था कि एक नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका क्या काम है, बिजनेस है क्या, उसके सर्विस लाइन कितने हैं, दो जो उसके कंपोनेंट्स है वो बेचते हैं, तीसरा वो सर्विस बेचते थे, मतलब तीन कंपोनेंट हो गए सर्विस के, वो जो सेल करते हैं उनके। फिर हमने इंडिपेंडेंट लिविंग को देखा कि चैरिटेबल एक ऑर्गेनाइजेशन थी। अब आपको उम्मीद है कि सिनेरियो आपका याद है, फिर भी मैंने जो है कि आपके लिए ये सवालात खोले हुए हैं, साथ साथ हम इनको क्या करेंगे, आज हम आंसर्स को भी देखते जाएंगे। फिर हम टैकल करते हैं कि एग्जामिनर ने ये चीज़ कहाँ से उठाई या कैसे करी है। अगर मैं अभी एनएमएस के सवाल को देखूं, जैसे मैंने बोला ना, अब एग्जामिनर ने ये देखें, एक पुराना पेपर है, बहुत पुराना, P3 का जो पेपर है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, हम जो अपना बेस बनाएंगे P1 और P3 के हिसाब से बनाएंगे। अभी जो सवाल आपके चल रहे हैं P3 के हैं, आगे चल के जैसे इथिक्स से रिलेटेड आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस और चीज़ें आएंगी, वो आपकी P1 से प्रीवियसली रिलेट करती थी, तो हम वहाँ पे P1 के सवाल भी देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने जो समझाया ना, अब देखें ये जो चीज़ है ना, एक टीचिंग लेवल पे या जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं ना, उनके लिए है कि यहाँ पे आपको पूरा अगर चीज़ें समझ आए। अगर मैं ये आपको इसलिए कर रहा हूँ कि आपको आपका बेस पता हो, एग्जामिनर आखिर कैसे सोचता है या कितनी लेवल तक सोचता है, आज ये करेंगे। फिर मैं आपको ये बताऊंगा, आपको अभी बता देता हूँ, लेट सपोज आप इस चीज़ में से एग्जामिनर के आंसर से 20 से 30% मिनिमम 30 to 40% अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए, मेरा यही मोटिव था, पहले मैंने आपको बता दिया कि हमें कितना लिखना है, हमें कितना करना है। अब हम एग्जामिनर का देखेंगे कि एग्जामिनर ने कितना लिखा हुआ है। अब हमें उसमें से 20 to 30 या 30 to 40% अगर चीज़ें समझ आ जाएंगी, अगर हम लिख सकते हैं, तो हम गुड टू गो हैं, हमें चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो हमें उस पर काम करना होगा, हमें उस लेवल तक अपने आप को पहुंचाना होगा। सबसे पहले एग्जामिनर ने क्या कमेंट लिखा हुआ है मेरे भाई, एट द प्रोफेशनल लेवल
इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू पब्लिश अ सजेस्टेड आंसर। एग्जामिनर खुद बोल रहा है कि मैं भी भाई नहीं कर सकता कि आपको वो एग्जैक्ट जो है कि आंसर जो है कि दे दूँ, which is fully comprehensive. Credit will be given to candidates for points not included in the suggested answer but which nevertheless are relevant to the question. एग्जामिनर खुद बोल रहा है भाई जो मैंने दी हुई है ना, वो खुद भी अपने आप को इस तरीके से सेव करता है कि नहीं भाई मैंने पूरा मैं दे ही नहीं सकता। आप अगर टू दी पॉइंट अगर क्वेश्चन से रिलेटेड रिलेवेंट डेटा आप देते हो लॉजिकल फ्लो में जवाब, तो वो भी आपके लिए आपको उसके मार्क्स दिए जाएंगे। The suggested answer presented below give more detail than would be expected। खुद एग्जामिनर लिखा है। चलें, मैंने ले सपोज ये लाइन नहीं पढ़ी थी, अब आपको बता रहा हूँ कि एग्जामिनर ने खुद ये चीज़ लिखी है कि भाई क्या लिखा है, द सजेस्टेड आंसर प्रेजेंटेड बिलो गिव मोर डिटेल देन वुड बी एक्सपेक्टेड, कि भाई ज़्यादा ही लिखी हुई है। तभी मैंने आपको क्या बोला 20 to 30 या 30 to 40% भी अगर आपको चीज़ें समझ आए। एग्जामिनर खुद आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है, ये समझे 100% का उसने दायरा दे दिया, वेयर 100% जो इसने दिया है वो भी बोल रहा है खुद कि भाई मैं अभी पूरा नहीं दिया। ऊपर वाले पैराग्राफ में इसने पूरा लिखा है ये चीज़ कि मैं वो खुद भी नहीं दे सकता। तो हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे आप समझेंगे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे इन सवालों को आपको पूरा पूरा हल नहीं करना, आपको पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है, इनको सिर्फ आप पढ़ें, सवाल देखा जवाब देखा, इससे क्या होगा आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। भले जो P1 P3 के सारे पेपर हम कर रहे हैं ना, आप अपनी अगर टाइम है, अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, अगर कर सकते हैं तो गुड, बेहतरीन है, आप करें। मैंने आपको ये भी बोला हुआ है, आप मुझे भले वो आंसर देखा है कि सर हमने ये चीज़ करी है, मैं आपको बिल्कुल आपको फीडबैक दूंगा कि भाई बच्चा आपने यहाँ पे ये चीज़ अच्छी करी है या नहीं करी, आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आपने बेस्ट लिखा है। भाई आप अच्छे से लिख रहे हो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि यार आपकी ये चीज़ कहीं पे अगर गलती करोगे किसी और मॉडल में तो हम उसको सेट कर लेंगे। तो हम इससे क्या करोगे, आप सिर्फ पढ़ोगे, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करोगे। हम मेनली जो करेंगे SBL में, जैसे हम पूरा आइडेंटिफाई, और पहले टेक्निकल नॉलेज आपकी यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आइडेंटिफाई करना भी आप यहाँ से सीख जाओगे, कॉपी पेस्ट करना। SBL में हम पूरा करेंगे कि भाई आपकी टेक्निकल नॉलेज आ गई, आपकी कॉपी पेस्ट स्किल आपने आइडेंटिफाई करना सीख ही लिया, तो आप भाई अपना पॉइंट लिख के आप अपना आंसर कंप्लीट कर लेंगे। तब ठीक हो गया मेरे बच्चा। क्या बोल रहा है, फ्रॉम कैंडिडेट अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन, सीधी सी बात है, आपको प्रेशर होता है, नहीं कर सकता वो एक्सपेक्ट ऐसा। द आंसर आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द अप्रोच रिक्वायर्ड फ्रॉम कैंडिडेट, जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ वही लिखी हुई है, एंड ऑन द रेंज एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज व्हिच कुड बी रिटन बाय अ एक्सीलेंट कैंडिडेट। वही बात बताई कि जो एक्सीलेंट बच्चा, जो अगर आप देखें, आप अपने आप को माने, मैंने आपको शॉर्ट एनालिसिस में बताया, अब किसी की कोई वीकनेस होती है, मैंने अपने आप को एग्जांपल रख के बताया, आप अपने आप को माने कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आप अपने आप को भी एनालाइज करें। आपको पता है आप अच्छे से कर सकते हो, गुड टू गो। अगर आप वीक हैं तो आप इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, आप भी एक एक्सीलेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा बन सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं कि एग्जामिनर ने लिखा क्या है। अब देखें, एग्जामिनर जो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, उसने लंबी करी हुई है पेस्टल, और उसके हिसाब से हम अगर वो नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट पॉलिटिकल से शुरू कर देंगे, भी कोई मसला नहीं है। क्या है भाई, द पेस्टल फ्रेमवर्क में बी यूज टू एक्सप्लोर द मैक्रो। अब इसने पूरा ऐसा समझ लें, जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है या कॉन्सेप्ट समझाया है ना, वो इसने यहाँ पे लिख लिए हैं। क्या लिखा है, पेस्टल मैक्रो एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस दैट माइट इफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर 6 मेन इन्फ्लुएंसेस इन द फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। हाउएवर दीज इन्फ्लुएंसेस आर इंटरलिंक्ड। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स आर ऑफन इम्प्लीमेंटेड थ्रू लेजिस्लेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल और लीगल का भी आपका पॉइंट इंटरकनेक्टेड, ये खुद वही। अब देखें, आपको अगर मेरी अब ये चीज़ कराने का आपको भी एक कॉन्फिडेंस में लेना मतलब चीज़ हो रही है मेरे लिए, कि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा मेरी किस बात पे, अब एग्जामिनर लिखा रहा है भाई, ये इसका किसका लिखा हुआ है, ये एग्जामिनर का लिखा हुआ है। इसमें आपका ट्रस्ट और चीज़ें ज़्यादा एतबार करने के लायक हो जाएंगी, आप क्या होंगे, इससे कॉन्फिडेंट होंगे मोर। Candidates will be given credit for defining the main macroeconomics influences that affects NMS rather than strict classification of these in pestle। अब ये इस पॉइंट का मतलब ये बोल रहा है कि NMS आप क्या करोगे, लिंक करोगे। आपने ऐसा नहीं किया डायरेक्ट उसको पेस्टल की कोई डेफिनेशन, आपने पॉलिटिकल आपने सीधा सा बता दिया कि भाई हाँ कि गवर्नमेंट से जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं वो ऐसे होंगी, या आपने जनरल नहीं बताया। आप
कनेक्ट करोगे। और ये आप जर्नल लिखोगे, एसबीएल की यही खासियत है, अगर आप जर्नल लिखने जाओगे आप फंस जाओगे। आपको जो सिनेरियो में मिला हुआ है, जैसे हमने एनएमएस में देखा है कि गवर्नमेंट क्रेडिट्स दे रही है, गवर्नमेंट जो है कि जो एनएमएस का बिजनेस है उसको सपोर्टिंग पोजीशन में या उसके जो है कि फेवर में चीज़ें जा रही हैं, तो आपको अब पता है कि आप उससे रिलेटेड करके लिखने में इजी कर सकते हो। आपको पता है यार गवर्नमेंट क्रेडिट दे, टैक्स क्रेडिट दे रही है, गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, और गवर्नमेंट ने जो है कि एनएमएस को अवार्ड भी दिया है अच्छी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें एनएमएस के लिए फेवरेबल जा रही हैं। अब आप क्या है कि देखिए फेवरेबल का पॉइंट डाल देंगे ना, आपका पॉइंट जो है कि पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब कैसे लिखना है वो हम आगे चल के करेंगे, लेकिन आप अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग से करते हैं, गुड टू गो हैं भाई आप जान। अब यहाँ पे इसने शुरू कर दिया कि अब पॉइंट इसने आइडेंटिफाई किए होंगे, अब इसने मोर डेप्थ में करे होंगे, हो सकता है इसने कुछ चीज़ें मिस भी करी हो, वही चीज़ इसने ऊपर भी लिखी है। अब एग्जामिनर पे डंडा लेके खड़ा नहीं होना, भाई ये तुमने मैंने आइडेंटिफाई की, तुमने क्यों नहीं की, सही है ना। एग्जामिनर ने बोला है कि भाई जो चीज़ यहाँ पे मैंने नहीं लिखी तुम भी करोगे तो मैं उसको मार्क्स दे दूंगा, मसला नहीं है। द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इज अ वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है, इसने ये जर्नल रखा है। पॉलिटिकल पार्टीज में इनकरेज और डिस्करेज इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू टैक्सेशन पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव प्रोग्राम। अब ये इसने जर्नल एक पॉइंट लिख लिया, आप ये नहीं लिखते भी मसला नहीं है। अब ये बता रहा हूँ पास करने के हिसाब से अगर नहीं लिखते, हाँ अगर आप टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं, अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, अगर ये चीज़ अपने पेपर में एग्जाम में जितना आपको टाइम दिया हुआ है वो आप कैसे करेंगे, पूरे जब पेपर सोल्व करेंगे टाइम कंस्टेंट में रख के आप अपने आप को अगर कर लेते हैं तो बेटा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले बच्चों में आ जाओगे, हो सकता है आप पोजीशन भी ला के दिखा सको। एनएमएस इज बेस्ड इन स्टेबल प्रॉस्पेरस कंट्री, ये है वहीं से कॉपी की हुई है चीज़, वेयर सक्सेसिव गवर्नमेंट हैव वैल्यूड एंड इनकरेज्ड टेक्नोलॉजी, टैक्स इंसेंटिव एंड ग्रांट्स आर गिवन टू कंपनीज दैट इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वहीं से चीज़ ये कॉपी पेस्ट की हमने पढ़ा हुआ है सिनेरियो, तो आप इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं। टैक्स क्रेडिट्स ये भी लिखी हुई थी चीज़, आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू कंपनीज दैट इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वही की वही चीज़ कॉपी की हुई है वहाँ से एग्जामिनर ने खुद। अब आप इस चीज़ को भी समझ लें, कॉपी पेस्ट। अब ये ना करें कि एग्जामिनर ने यार थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट किया, मैंने आपको वही बात बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट वहीं से करें, थोड़ा बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो उसको चेंज कर सकते हैं ना सेंटेंस को बेहतर बनाने के लिए, आपके हिसाब से आप वो चीज़ करेंगे अपनी। कॉपी पेस्ट पे मैं यहाँ पे आपको फोकस करवा रहा हूँ, कॉपी पेस्ट देखें एग्जामिनर ने खुद चीज़ें कॉपी पेस्ट की हुई हैं। दीज इंसेंटिव्स आर ओपन टू एनएमएस, its domestic competitors and its domestic customers. The government has also promoted the use of technology through well-published awards scheme. NMS is recent beneficiary of such award for technology innovation in data communication, जो इसका कॉम्पोनेंट था एक, उसमें उनको अवार्ड मिला था, ये भी हमने चीज़ें देखी थी, वही चीज़ें पूरी की पूरी इसने हाईलाइट करके जो है कि आपको कॉपी पेस्ट करके दे दिए। द सिनेरियो सजेस्ट दैट गवर्नमेंट इटसेल्फ अ मेजर इन्वेस्टर इन अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे अपना पॉइंट डाला हुआ है भाई, दिस टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी डिलीवर्ड थ्रू इक्विपमेंट दैट मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड कॉम्पेटेबिलिटी। द गवर्नमेंट हैज़ पुट एन अप्रूवल प्रोसेस इन प्लेस टू इंश्योर सच स्टैंडर्ड्स। Such a process should ensure that technically inferior goods do not make it into the marketplace. The current political environment wishes to protect its citizens who are employees by enacting legislation concerning employment hours and conditions and reward. अब इसने लंबी करी हुई है इस चीज़ में। अब आप जो ऊपर पॉइंट डाल रहे हैं उसमें आप आइडेंटिफाई कर लें, जो ऊपर वाला पैराग्राफ था उसमें से कुछ लिमिटेड चीज़ें आपने, जैसे मैंने आपको एनालिसिस बताई थी, वहाँ से कॉपी करते और आप देखते हैं कि भाई आप इतना सिर्फ बता देते। अब ये हमने शुरू में मार्किंग स्कीम भी देखी थी, मार्किंग स्कीम इसके लिए जो है कि 15 से आई थिंक अगर हम अभी देख लें, इसने कितने मार्क्स दिए हुए थे भाई पेस्टल के लिए, 15, कितने 15। अब देखें मार्किंग स्कीम भी अलग होती थी, तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें, अब आप सिर्फ इसको जो है ना ज़्यादा जजमेंट अपनी ना करें कि कितना लिखा हुआ है कितना नहीं लिखा हुआ, आप इसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कि एग्जामिनर ने कितना सोचा था। अब आपको लिखना कितने पर पॉइंट, हम एसबीएल में कितने के लिए लिखते हैं, 2 मार्क्स के लिए, उसके लिए आपका सिर्फ जो पैराग्राफ है मैक्सिमम मिनिमम 3 से 4-5 लाइन का, अगर डेटा के अकॉर्डिंग आपको जितना मिल रहा है और आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप कितना पॉइंट डाल रहे हो, क्योंकि
एग्ज़ाम के टाइम आपके पास एक अलग प्रेशर होता है, सबको देखना, किसी ने ठकाठक शुरू कर दिए और आप अभी तक जो है कि सोच रहे हैं, वो भी आपके एक प्रेशर बिल्ड करता है। टाइम भी आपके ज़ाहिर सी बात है आपके पास लिमिटेड है, तो आपको जैसे पॉइंट मिलेगा आपने ढूंढा और अपना पॉइंट डाला। ज़्यादा एक पॉलिटिकल पे ही आपने पूरा टाइम नहीं भाई वो करना। अगर पेस्टल पूछा होगा तो आपको पॉलिटिकल भी देना है, इकोनॉमिक भी देना है मेरे भाई, आपको सारे पॉइंट देने हैं। तो हम देखते हैं इकोनॉमिक में। अब इकोनॉमिक में भाई साहब ने क्या क्या ढूंढा हुआ है। द स्टेज और फेज ऑफ इकोनॉमिक और बिजनेस साइकिल clearly affect customer buying decision। ठीक है, the case study suggests that 2010 saw a downturn in a domestic economy which resulted in a reduction of a customer commitment to long term investment। ये पॉइंट हमने ढूंढा था कि 2010 में जो है कि क्या है कि भाई डाउनटर्न आया था, उसकी वजह से कंपनी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। कस्टमर्स में पोस्टपोन देयर बाइंग डिसीजन। अब देखिए इसने जनरली एक चीज़ ऐड कर दी, पॉइंट ढूंढा उसमें, जाहिर सी बात उसने जनरल एक वो करा, उस पर कोई पॉइंट ऐसे नहीं दिया हुआ था कि कस्टमर की बाइंग पावर ये हो जाएगी या वो हो जाएगी, लेकिन डाउन टर्न की वजह से इसने एग्जामिनर ने क्या लिखा हुआ है कि भाई कस्टमर जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म पे नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है उनका सर्वाइवल ही अगर डिफिकल्ट हो जाएगा तो, और हालात ख़राब चल रहे हैं तो अब आप डिसीजन नहीं ले सकते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। Although if innovative products bring cost and communication advantages, then they will eventually have to invest in them। ठीक है, अगर उनको लगेगा कि भाई ये प्रोडक्ट्स जो हैं कि फ्यूचर में हमें कमा के देंगे तो फिर वो डिसीजन ले सकते हैं। ये तो नॉर्मल जो है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है। डिस्पाइट वर्सनिंग इकोनॉमिक कंडीशन, लेबर कॉस्ट रिमेन हाई इन लिस्डोर एंड द कंपनी में हैव टू रिकंसिडर देयर कमिटमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। ठीक है, उसने ये कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको अगर गौर करूँ, एक पॉइंट हमने वो भी ढूंढा था कि जो है कि मार्केट का पूरा जो है कि ओवरऑल मार्केट पूरी बढ़ गई थी। अगर मैं आपको क्वेश्चन में लेके दिखा दूं, क्योंकि मैंने वो वाले आंसर खोले नहीं जो मैंने अपनी एनालिसिस करी थी। यहाँ पे क्या लिखा है, द इंटरनेशनल मार्केट, क्या कहाँ गई, द इंटरनेशनल मार्केट कंपोनेंट एंड इंक्रीज फ्रॉम 33 बिलियन इन 2001 एंड 81 इन 2010। जो मार्केट बढ़ा था उससे हमने ये कहा था कि भाई जो मार्केट इकोनॉमी की वजह से जो हमारी जो बढ़ी हुई है उससे हमारा क्या होगा, हम मार्केट शेयर ज़्यादा गेज कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर ने नहीं ढूंढा, आप ढूंढ सकते हैं। मैंने लेट सपोज कहीं पे मैं कोई पॉइंट शायद मैं ना ढूंढ पाऊँ, आप ढूंढ सकते हैं। तो एसबीएल की ये अच्छी एक खासियत है, आप टीचर से ज़्यादा, आप एग्जामिनर से ढ्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। समझ रहे हो मेरे बच्चा? तो ये चीज़ आपके लिए एक मोटिवेटिंग है। आपके पास खुला ग्राउंड है भाई, जाओ ढूंढो और पॉइंट बना के दो। लॉजिकल फ्लो में बस मुझे सिनेरियो से कनेक्टेड करके चीज़ें ढूंढ के दो। सोशल क्या है मेरे भाई, इट अपीयर दैट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विल कंटिन्यू टू इंक्रीज विद इम्प्लीकेशन फॉर कंपनीज सप्लाइंग प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम टू मीट दिस ग्रोइंग नीड्स। All evidences suggest that the social use of services on such network will increase. Hence, although demand appears to be currently dropping off, new social uses for telecommunication network might spark off a new wave investment। अब देखें, सच बताऊं कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये पॉइंट उसने कैसे ढूंढ के दिया है, क्या करा है, आप लोग समझने की करेगा। लेकिन हमने क्या ढूंढा था कि भाई सोशल के हिसाब से जहाँ पे उसकी जो है कि खुद ओनर जो है कि ढूंढ नहीं पा रहा था, जो हमने यहाँ पे चीज़ आइडेंटिफाई करी थी। आई थिंक लास्ट जो है कि पैराग्राफ था, कहा था, एनएमएस स्मॉल साइज जियोग्राफिकल लोकेशन मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट द की पर्सनल नेसेसरी फॉर। अब था क्या, स्मॉल साइज सोशल में हमने ये भी देखा था कि जियोग्राफिकल एरिया आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या नहीं, वहाँ पे जो एज पॉपुलेशन है वो क्या है। अब आपकी जो जियोग्राफिकल एरिया और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ की वजह से आपको लोग या आपकी वर्क फोर्स ही आपको अगर नहीं मिलेगी तो आपको लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो आप डिफरेंट एंगल से सोच सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस आपने लॉजिकल फ्लो में उसको जवाब दिया, आप काबिल कबूल हैं और मेरा भाई आपको मार्क्स दिए जाएंगे। टेक्नोलॉजी क्या है मेरे भाई, टेक्नोलॉजी इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन शेपिंग द लाइफ साइकिल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ आपका सिनेरियो जो है बिजनेस ही आपका टेक्नोलॉजी का है, तो थोड़ा पॉइंट आपको रिलेवेंट चीज़ें ज़्यादा मिल सकती हैं इसमें। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू वंस, द टेक्नोलॉजी सेक्टर इज एक्सट्रीमली इनोवेटिव। ज़ाहिर सी बात है, आप
देखे ना दौर कहाँ चल रहा है, रोज के रोज आपको नई नई चीजें आपको मिल रही है। किसी ने सोचा था चैट जीपीटी का, हम गूगल पे ही बैठे हुए थे, चैट जीपीटी, कितनी सारी चीजें आ रही हैं। एआई का दौर देखें, दिन ब दिन चीजें इनोवेशन की तरफ जा रही है। टेक्नोलॉजी में इनोवेशन ही आपकी जीत है और आपका सर्वाइवल है। With new and improved technologies constantly emerging, NMS must scan the external environment for such technologies and identify how they might affect the future of their current products। ठीक है, जर्नल ही इसने लिख दिया ये। NMS must also consider how such emergent technologies might be used in their own products. The forecast that increased sales will come from currently installed networks rather than from installation of a new networks is also relevant here। अब इग्नर खुद भी देखो चीजें जर्नली डाल देता है, तो आप डिस्कशन करें, आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इन्वायरमेंटल इश्यूज में क्या था मेरा भाई, पढ़ लेते हैं। ग्रीन इश्यूज हैव एन इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, जर्नल बता रहा है, पर्टिकुलरली इन प्रॉस्पेरस डेवलप्ड कंट्रीज द रिडक्शन ऑफ इमिशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ रिसाइकलिंग आर लाइकली टू रिफ्लेक्टेड इन द सोशल कल्चर ट्रेंड एंड इंस्टेंट इन लेजिस्लेशन। जाहिर सी बात है, जो डेवलप्ड कंट्री है उनका मोर फोकस है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका फोकस है कि हमारी चीज़ें कार्बन एमिशन जितना कम हो सके हम कर सकें। लेजिस्लेशन आपकी जो है कि अभी गाड़ियाँ हो गई, बाइक्स हो गई, वो आपकी कहाँ पे जा रही हैं, इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं। क्यों भाई जा रहे हैं? क्योंकि आपका कार्बन एमिशन जितना कम से कम हो सके हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ओवरऑल पूरी वर्ल्ड के लिए, हमारे लिए ज़्यादा वो चीज़ फ़ायदेमंद हो। The cost of waste disposal is also increasing. All these issues combine to increase the cost of manufacture and affect the competitiveness of the company in its marketplace। अब देखें यहाँ पे इसने मैंने अपनी एनालिसिस में आपको क्या दिखाया था कि मशीन, एनएमएस मशीन वो करने जा रही है जिससे उसका वेस्टेज कम होगा या कार्बन एमिशन वहाँ से कनेक्ट किया था। वैगनर ने कोई चीज़ ऐसी नहीं ढूंढी हुई। तो यही ब्यूटी मैं आपको समझाने के लिए आज सिर्फ ये आपको पास्ट पेपर पढ़ाना चाह रहा हूँ कि एग्जामिनर खुद जो है कि चीज़ें अब लॉजिकल है ना भाई। इन्वायरमेंटल में आप ये चीज़ बता रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एनएमएस जो है कि एक मशीनरी न्यू परचेज करने जा रहे हैं जिसकी वजह से कार्बन एमिशन कम होगा। मैं और कुछ भी नहीं, जिसमें वेस्टेज कम होगा। जैसे वेस्टेज कम होगा हमारा जाहिर सी बात है एनवायरमेंट के लिए वो सारी चीज़ें बेहतर जाएंगी, आगे सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने के लिए हमारे लिए बेहतर जाएंगी। तो ये लॉजिकल पॉइंट है। तो किसी को लॉजिक ये समझ नहीं आ रहा तो भाई मुझसे रब्ता करे, मैं उसको समझा दूंगा। लेकिन लॉजिकल सिंपल है ना। आप न्यू मशीनरी बिजनेस क्या कर रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन में बोलूँगा टूवर्ड्स द सोसाइटी ये कर रहा है भाई। वो चला देता है एनएमएस वाला, उसके लिए भाई न्यू मशीनरी की कॉस्ट है, पूरी एनालिसिस दी हुई थी, नहीं खरीद करता। वो बोलता है भाई भाड़ में जाए, वेस्ट जो हो रहा है वो सोसाइटी के हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उसको बेहतर होगा, उसको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी सारी चीज़ें हैं टूवर्ड्स सोसाइटी। ये चीज़ दिखा सकते हैं। हमने सीएसआर भी आप नीचे कहीं पढ़ के आए होंगे, हम सीएसआर को आगे चल के देखेंगे भी सही। आप अपने लिए करते हो लेकिन वो अगर एनवायरनमेंट के लिए कहीं पे आप सोसाइटी के लिए बेहतर है तो आप वो सीएसआर में चीज़ें दिखा देते हो। होता क्या, ये कमर्शियल वर्ड है ना बेटा। मैंने पहले दिन पे आपको बताया था कि हम जो है कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से नहीं, कमर्शियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। 1 रुपया भी आपने खर्च कर दिया, आप वो उसको दिखा सकते हो कि यार मैंने किसी इंसान ज़ात के लिए अच्छाई के लिए करा है, तो आप वो सड़ चढ़ के दिखा दोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर नहीं लिखा तो वो कोई नहीं, माफ़ कर दो बेचारे को, मसला नहीं है, एग्जामिनर है अपना। अब इलीगल में क्या है, एनएमएस ऑपरेट्स इन अ कंट्री वेयर देयर आर लॉज डिफाइनिंग एम्प्लॉयर्स responsibilities and employees rights। ठीक है, it is likely that such regulation will continue and NMS likely all companies working in LSDOR have to evaluate the benefits and cost of working within such constraints। Some organizations seek to gain competitive advantage by moving to countries where legislation is a more lax and hence avoid the compliance cost incurred by their company। बिल्कुल जर्नल कहीं पे ऐसी बात यहाँ पे नहीं लिखी थी, एक खुद लंबी करके जर्नल गया है, हालांकि रोकता है हमें भी। The case study scenario अब यहाँ से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। Suggest that NMS has significant international competitors। ठीक है, it is likely that some of these will be based in the countries where employment and other legislation are। अच्छा इसने लंबी क्यों की? क्योंकि ये पॉइंट को उसको कनेक्ट कर पाए। देख रहे हो एग्जामिनर का दिमाग, देख रहे हो? खुद जो है कि वो पॉइंट को सिर्फ कनेक्ट करने के लिए लंबी कर रहा है। हालांकि हमने जो देखा था लीगल में, हमने क्या देखा था, जो
जो है कि अप्रूवल्स चाहिए थे, सारी चीज़ें हमने वो करी थी कि भाई आपको कंपोनेंट के लिए अप्रूवल्स चाहिए, वही हमने चीज़ें अपने सब्स्टिट्यूट या जब हम पोर्टर 5 फोर्सेस अब यहाँ पे पढ़ेंगे उसमें भी हमने वो चीज़ देखी थी कि पोर्टर 5 फोर्सेस में वही चीज़ अप्रूवल चाहिए, तो आपके सब्स्टिट्यूट के लिए जाहिर सी बात है आपका बैरियर स्ट्रॉन्ग है। और हमने लीगल में भी देखा था कि यही चीज़ कनेक्ट करके देखा था, अगर अप्रूवल्स वगैरह चाहिए हैं तो आपका जो है कि लीगल में आपको चीज़ें डिले हो सकती हैं, आपके प्रोडक्ट के लिए अप्रूवल्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मार्केट इनोवेटिव है, सी बात है अप्रूवल में भी लेट हो गई तो आपका वो प्रोडक्ट जो होगा हो सकता है आपका भाई एक्सपायर हो जाए, उसका वो रही ना उसका यूजेज, नया जो है कि उसका कोई वर्जन आ जाए। तो वो चीज़ उस एंगल से देख रहे हैं, हर चीज़ का एंगल आप अनटिल एंड अनलेस लॉजिकल फ्लो में आप उसको एनालाइज करके देंगे, आप गुड टू गो है मेरे भाई। अब समरी लिखी हुई है, आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं तो सब पढ़ लेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केस स्टडी सिनेरियो इट्स पॉलिटिकल लीगल एंड इकोनॉमिक फैक्टर दैट इज। अब मतलब खुद भी गलती कर रहा है, ग्रामेटिकल ये वो, आपको ग्रामेटिकल या कुछ मिनिमम हद तक एक्सेप्टेड है, ऐसा नहीं हो आप हर चीज़ में, हर सेंटेंस में, हर जवाब में गलतियां कर रहे हो इंग्लिश से रिलेटेड। मैंने आपको बताया कहीं पे आपको सिनेरियो में चीज़ें जहाँ पे अगर स्पेलिंग या कुछ भी नहीं समझ आ रही, अपनी तरफ कहानी ना दिखाते हो, आप कॉपी पेस्ट पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। कॉपी पेस्ट में आपके ये एरर चांसेस कम हो जाएंगे। अब ये नहीं कहो कि यार हम क्या चीज़ सीख रहे हैं, कॉपी पेस्ट करना। भाई एग्जाम में आपके पास प्रेशर होता है, कीबोर्ड पे आप लिख रहे हो, कोई चीज़ गलत, एक बटन लग गया, आपकी स्पेल गलत हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है आपकी, हो सकता है ज़्यादा। अब वो डिपेंड करता है किसी की ग्रामेटिकल स्पेलिंग कितना अच्छा है। अगर आप नहीं समझते अपने आप को अच्छा, ज़्यादा फोकस बेटा जितना कॉपी पेस्ट कर सकते हो उस पर करो, अपना पॉइंट फिर डालो, होगा क्या उसमें गलती के चांसेस कम हो जाएंगे आपके। significantly affect NMS. However, as a technology company with a significant investment in research and development, NMS must continue to scan technology environment to identify trends that could undermine, enhance और replace their products. जनरली उसने बता दिया कि ठीक है, टेक्नोलॉजी कंपनी को एनवायरनमेंट पे अपने पे फोकस करना चाहिए कि ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स पे फोकस करे और अपनी चीज़ों को जो भी इनोवेशन आ रही है उस पर फोकस कर सके। ठीक हो गया मेरे भाई। उसके बाद इसी डेटा से हमने क्या देखा था, पोर्टर 5 फोर्सेस, उसको भी देख लेते हैं कि एग्जामिनर ने किस चीज़ से एनालाइज किया है, हमने बेहतर किया है या इसने किया है, या जो मेरे बच्चे आगे चल के एनालाइज करके दिखाएंगे वो मुझसे और एग्जामिनर से अच्छा करके दिखाएंगे। मुझे ये हार मंजूर है, अगर आप मुझसे अच्छा एनालाइज करके दिखाएंगे, मैं थोड़ी चीज़ समझाएगी, अगर मुझसे अच्छा कर सकते हैं भाई, ये मुझे हार बिल्कुल मंजूर है। मेरा बच्चा पास होना चाहिए, मेरे बच्चे को पोजीशन लेके दिखानी आनी चाहिए। सही है मेरा बच्चा, जहाँ पे मेरी हेल्प होगी मैं पूरा आपका साथ दूंगा। मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है ये चीज़, मेरा बच्चा पोजीशन लेके आएगा, आपके लिए तो फ़ायदेमंद है ही है। मार्केट में आप जाएंगे भाई, पोजीशन के रोब दिखाएंगे कि भाई मेरा SBL में मेरी पोजीशन आई थी, किससे पढ़ा था सर? मनोज से। थैंक यू। तो चलें, पोर्टर 5 फोर्सेस क्या है भाई? पोर्टर ने क्या किया, थ्रू हिज 5 फोर्सेस, वही लिखी हुई जर्नल उसने बता दिया। A usual way of analyzing competitive environment of NMS analyzing suggests that following key factors are shaping this environment. ठीक है, other appropriate models and frameworks could be used and appropriate credit would be given. अगर आप कोई चीज़ अच्छा, कोई ऐसा मॉडल, हालांकि आपने नहीं पढ़ा हुआ, अगर कोई भी आपके पास आता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग आप अनटिल अनलेस जर्नल आप जो है कि लॉजिकल फ्लो में दोगे उसको, आपको वो मार्क्स देगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बहुत मुझे देखने में ही लग रहा है कि इसने बहुत ज़्यादा लंबी की हुई है। हम तो पढ़ लेते हैं और आप मेरी वाली एनालिसिस भी देख लीजिएगा, जो चीज़ रिलेवेंट होगी और आप अपने हिसाब से कोई न्यू चीज़ लॉजिकल फ्लो में दे सकते हैं तो बेहतरीन हो जाएगा मेरा बच्चा। NMS is competing in two discrete marketplaces. ठीक है, in the data communication component market, where it has less than 1% of the market share. It is at best a supplier marginal significance. The customer or OEM, large industrial buyer who are likely to demand a testing combination of a low prices, high quality and reliability. ठीक है, they are unlikely to tolerate the late delivery of order. It appears that alternative sources of supply are readily available and that switching costs are relatively low. This combination of circumstances suggests that OEMs have a significant bargaining power in this marketplace. This is particularly true for OEM who currently accounts for 40% NMS current sales. ठीक है, वही चीज़ बताइए, लेकिन थोड़ा लंबी और थोड़ा ज़्यादा डिटेल उसने कॉपी पेस्ट करके, उसने नॉलेज कहीं पे जर्नल अपनी ऐड करके बताई हुई है।
इन द सेकंड मार्केट, फर्स्ट मार्केट के लिए बता दिया, वेयर नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम आर सप्लाई टू लार्ज एंड यूजर्स, ठीक है, द बायर्स अपीयर्स टू हैव अ लेस बार्गेनिंग पावर, एनएमएस इज catering for such customers specific needs and each solution is to some degree a bespoke solution. This makes it much harder for buyers to compare products and price of potential suppliers. Unlike in commodity like data communication components markets, alternative sources of supply are much more difficult to find as there are only 2 or 3 companies in this specialist market. Furthermore, the product purchase is likely to represent a relatively small part of buyers' overall investment in information and communication system. Reduced bargaining power makes this product less price sensitive and so provides an opportunity to generate good margins. Large international customers are likely to be cautious about moving to a new supplier. अब उसने दोनों मार्केट का एनालाइज किया, आप एक के लिए जाएंगे और टू दी पॉइंट जाएंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे, हम सिर्फ समझने के तक पढ़ लेंगे इसको एक बार। द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, इसमें भी मुझे जितना लग रहा है कि लंबी की है इसने। इट सीम्स अनलाइकली दैट एनएमएस विल बी एबल टू एक्सर्ट मच इन्फ्लुएंस ऑन इट सप्लायर, ठीक है, कैसे भाई? दे आर परचेजिंग सेमीकंडक्टर एंड माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम मेजर ग्लोबल कंपनीज, ठीक है, हु प्रोबेबली हैव वेल नोन एंड पावरफुल ब्रांड्स। एनएमएस एज अ स्मॉल company will not have a power to exert buyer pressure on its supplier, either in terms of price or delivery. Current problems associated with the delivery components are having significant impact on the company's ability to meet customer deadline and expectations. Clearly, an audit needs to be made of supplier performance and opportunity, or otherwise for NMS to concentrate on suppliers able to deliver on time. However, for a small company like NMS, the supplier appears to be an excellent bargaining position. क्या बोल रहा है? However, for a small company like NMS, the supplier appears to be an excellent bargaining position. क्योंकि NMS छोटी कंपनी और जो सारे फैक्टर्स हैं उसके हिसाब से बोल रहा है सप्लायर के पास पावर ज़्यादा है। इफ लेबर इज सीन एज अ सप्लायर, लेबर जाहिर सी बात है, लेबर जो आपके पास काम कर रही है कहीं ना कहीं आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना, लेबर आपके लिए काम कर रही है। आप सोचने के एंगल हैं, आप सोच रहे हैं एज एन ऑनर कि यार भाई मैंने इसको जो है कि नौकरी पे रखा हुआ है, मेरा नौकर है, मेरा लेबर है ये। मेरे लेबर का देखें तो लेबर, अब देखें, अब एक होता है दिहाड़ीदार मजदूर, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक है भाई मंथली आपने पेरोल पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पेरोल पे चढ़ा हुआ है, वो है आपका क्या एम्प्लॉय है, आपका लेबर है। मेरे जो आपको दिहाड़ीदार मजदूर है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको सप्लायर है तो सप्लायर, वो उस सेंस में मेरे ख्याल से बात करने जा रहा है ये। If a labor is seen as a supplier, then evidence again suggests that NMS is in a relatively weak position. The scenario notes the difficulty of finding high caliber staff with NMS a small size and location, making it difficult to attract the key personnel necessary for future growth. हमने ये कहाँ देखा था? सोशल में पेस्टल के टैकल किया था, और वेरे ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एंगल बना दिया उसने कि भाई अगर हम इसको एज सप्लायर देखें, अगर आप देखें कितने पॉइंट बना रहे हैं, 3, ये पूरे 3 लाइन का भी पैराग्राफ नहीं है, सिर्फ ये भी लिख के अगर आप यहाँ पे टैकल करते तो आपको भाई पूरे मार्क्स मिल जाते, पूरे मार्क्स मिल जाते। थ्रेट्स फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स क्या था, पढ़ लेते हैं। NMS is operating in an industry where the cost of entry are significant because it is capital and knowledge intensive, ठीक है। NMS has shown that there is a place for smaller innovative companies able to identify and exploit specialist market needs. Economies of scale compel new entrants to enter at significant output levels or suffer a cost disadvantage. The products are complex and there is likely to be significant learning curve with cost only falling as the volume builds up over time. The need for government approval of a new data communication components creates an approval process that is both lengthy and expensive and so create a significant barrier to entry. अब जैसे आपने सवाल से डेटा काम का उठाना सीखा ना, अब जवाब से भी आपको काम का डेटा, जैसे हम बोलते थे ना भाई आपको चीज़ लंबी करके दी जाती थी, समराइज़ करो, हम अब जवाब को समराइज़ करेंगे अपने हिसाब से। एक मिनट के भाई एक मिनट ने यहाँ पे लंबी की है, मुझे 2 मार्क्स के लिए 3 से 4 लाइन का पैराग्राफ चाहिए, तो मैं काम की यहाँ से पॉइंट उठा के
सम अप कर दूंगा और एग्जामिनर को बता दूंगा कि यार ये आंसर पूरा हो रहा है। New entrants may be discouraged by the uncertainty surrounding the industry in terms of technology, user acceptance, and the R&D investment necessary to create components and system compatible with OEM's equipments and end user system. Furthermore, the need to offer comprehensive after sales support, although a problem for NMS does also create a significant barriers to new entry। भाई जो बिजनेस में है उसको भी मुश्किलात हो रही हैं आफ्टर सेल सर्विस देने में। जो नया बंदा आएगा तो वो कहीं ना कहीं देखेगा कि यार जो मार्केट में पहले खिलाड़ी बैठा हुआ है उसको भी मुश्किलात हो रही है, तो मैं द न्यू, जाहिर सी बात है मसला आएंगे। तो अगर उसके पास इतनी होगी हिम्मत, पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग होगा, वो फिर आ सकता है, नहीं तो उसके लिए ये हर्डल है। फाइनली द एग्जिट cost and barriers to exit in the shape of industry specific knowledge, skills and assets reduce to attractiveness of the marketplace to new entrant। ठीक है, उसने बता दिया ये भी चीज। थ्रेड्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूट क्या था मेरे भाई? हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर बाय देयर very nature prone to new technologies emerging that threaten and then eventually replaces the established technology। भाई आईफोन 15 जो है कि चला, अब हमें क्या है भाई, आईफोन 16 भी लॉन्च करना है। अपने ही प्रोडक्ट को खुद ही जो है कि वो एक रिप्लेसिंग पोजीशन में आ जाता है कि जैसे 16 आया मेरे भाई, क्या होगी 15 की जो है कि वैल्यू कम हो गई। तो ये क्या हो रहा है, इमर्जिंग जो आपकी टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपके जो बिजनेसेस हैं भाई, आप अपने ही प्रोडक्ट को क्या कर देते हो, आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इतनी, अब हालांकि जाहिर सी बात ऐसा तो नहीं है ना 15 ने काम करना बंद कर दिया, बस वो मार्केट का ट्रेंड बना हुआ है। आईफोन यूज़र का दिमाग ख़राब हुआ है कि भाई जैसे नया मॉडल आएगा हमें नया लेना है, जैसे नया आएगा पुराने की मार्केट धड़ाम हो जाएगी। इससे क्या है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको इनोवेट करना है। अब जो कॉम्पिटिटर है भाई, जैसे आईफोन आया तो सैमसंग को भी लॉन्च करना है, बाकी ब्रांड्स को भी लॉन्च करना है, ताकि आपकी जो मार्केट शेयर है वो बना रहे। आप चीज़ों को अब आईफोन ने बना लिया, सैमसंग अभी तक सोच रहा है कि बनाऊंगा अपना नया मॉडल, जो भी उसकी सीरीज चल रही है लाऊंगा नहीं लाऊंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसके लिए मेरे बच्चा स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट आ जाएगा। देखें चीज़ों को हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। Hence, it is very important that companies in such industries constantly scan the external environment to identify and anticipate such threats. There is evidence that large, successful, high-technology companies are particularly vulnerable to ignoring that challenge, ठीक है, from disruptive new technologies. However, the small size of NMS may give it competitive advantage in its ability to respond quickly and flexibly to change। अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए हर चीज़ करना, अप्रूवल्स ये वो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन अपना ही है कि ओनर है तो भाई वो क्विक डिसीजन ले सकता है इस चीज़ में। राइवलरी अमंगस्ट द कॉम्पिटिटर्स का फोर्स क्या बोल रहा है भाई, वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन आर बीइंग एक्सपीरियंस इन टू मार्केट प्लेसेस। अब जहाँ पे क्योंकि दो आपके मार्केट प्लेसेस हैं तो वो दोनों की एनालाइज करके दे रहा है आपको। इज ऑपरेटिंग इन, unfortunately the financial data given does not separate out the revenue and cost for each marketplace. However, it is clear that the high volume low margin components business offer intense competition with the buyers who are able to use their size to extract the favorable prices. NMS has less than 1% of the home market and there are over 20 competing suppliers. Some of the home have a significant international presence with dedicated geographically distributed support team, ठीक है। The ability of NMS to generate better market share and volumes through product innovation in this market seems highly unlikely. Competitive rivalry is high when there are many competing firms and cost of leaving the industry are high. The intensity of a rivalry in the network management system market is significantly less because there are only 2 or 3 competitors in this specialist market. NMS is dealing with a small number of large end user designing products specific to दोनों की साथ में दे रहा है। तो आपको जो चीज़, अब इससे आपका फ़ायदा ये होगा, उसमें अगर मल्टीपल मार्केट दी हुई है, आपको लग रहा है कि यार पहले वाली जो है कि मुझे डिफ़िकल्ट लग रही है, उसमें चीज़ें समझ नहीं आ रही, दूसरे वाले की ईजी लग रही है, बेटा इससे लंबी क्यों है। आपको समझाने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा 3 से 4 लाइन का पैराग्राफ टू द पॉइंट 11 कॉपी पेस्ट करके अपना पॉइंट डाल के निकाल लिया, फतेह हो गई। 2 मार्क्स के लिए। नहीं समझ आ रहा उस पॉइंट को छोड़ो, अगले पॉइंट पे जाओ।
2 मार्क्स के लिए अपना पूरा एग्जाम को सफ़र नहीं करवाओ। देयर नीड, ठीक है। इन अब यहाँ पे जनरल वो बता देगा, इन पोर्टर्स टर्म्स एनएमएस आर एडोप्टिंग अ फोकस, वही समराइज करके या आपको कंक्लूजन बता रहा है वो, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी इन दीज लो मार्केट, in these low volume high margin markets the emphasis has increased volume side business but at the same time making sure that they have the resources to handle new कस्टमर। ठीक है, आपको ये कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरा बच्चा। उससे नीचे फिर फाइनेंशियल डेटा जो आपकी अलग रिक्वायरमेंट थी वो आपके रिलेटेड नहीं है। क्या भाई रिक्वायरमेंट थी, प्रोफेशनल एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनएमएस। ये आपका हो सकता है कभी जो है कि कॉमन सेंस के बेस पे हो जाए, अगर टाइम हो तो इसको रिक्वायरमेंट और आंसर को आपको जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ते भी कोई मसला नहीं है। पढ़ना है, देखें इसको आप, अब जो पास्ट पेपर हमने देखे ना, इसको आप ऐसा समझे कि आप बुक को रिप्लेस करके आप डायरेक्ट टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि यार एग्जामिनर ने पीछे कैसे टेस्ट किया हुआ था। तो मैं हालांकि बजाय इसके कि आपको बुक को ही रेफ़र करूं, आपको दुनिया भर के एग्जाम्पल दूं, जो मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन भी रखी हुई थी कि हमने एप्पल की शॉर्ट एनालिसिस देखी हुई थी, ऑटोमोबाइल्स देखी हुई थी, एयरलाइन इंडस्ट्री की पेस्टल रखी हुई थी एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स का जो है कि वैल्यू चेन एनालिसिस का एग्जाम्पल रखा हुआ था। आई थिंक वो एग्जाम्पल दूँ, वो चीज़ें समझाऊँ, दुनिया भर की वो इररिलेवेंट सी चीज़ हो जाएगी हमारे लिए। वेरे इस चीज़ को अगर आपको वो एग्जाम्पल समझ नहीं आ रही, मैं तभी बोला था एक बार देखना, समझ आए तो, नहीं आए तो छोड़ देना वो जो प्रेजेंटेशन में रखी हुई थी। यहाँ पे अगर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ समझना है ना, तो बच्चा इस पर आपको काम करना है। 2 से 3 बार कहीं कोई ऐसी चीज़ में फंस रहे हो, भाई को याद करो, भाई से पूछो कि ये चीज़ है सर, यहाँ पे हम फंसे हुए हैं, ये चीज़ समझ नहीं आ रही, बिल्कुल सर से ऊपर से पता नहीं किधर से जा रही है, तो हम वहाँ पे बैठ के समझ लेंगे चीज़ को, मसला नहीं है। अब इसमें मैंने आपको क्या क्या करा दिया मेरे भाई, हमने पेस्टल पोर्टर दोनों के एग्जामिनर आंसर को देखा। लास्ट क्लास में हमने एक और भी सवाल देखा था, उसके भी आंसर को इसी तरीके से हम क्विकली एक बार देख लेंगे कि एग्जामिनर ने किस तरीके से उस चीज़ को एनालाइज किया है, किस तरीके से आंसर दिया हुआ है। अब वो था आपका आईएल। मैं आपको रिक्वायरमेंट भी देखा देता हूँ, यही था इंडिपेंडेंट लिविंग। उसने क्या कहा था मेरे भाई, एनालाइज दी प्राइमरी एक्टिविटीज़। उसने क्या पूछा था, एनालाइज दी प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, ये लगता है हाईलाइटर का ये इसमें होता तो नहीं है, इंक पता नहीं ख़त्म हो गया, क्या हो गया, काम नहीं कर रहा है इस पर, उस पर शायद काम कर रहा है। चलो यही है भाई, टेक्नोलॉजी का मसले भी हैं, हम फ़ायदा भी, हम रिकॉर्ड भी करा रहे हैं, कहीं कहीं पे पता नहीं क्या भी हो जाता है। तो जो ये जो 2 रिक्वायरमेंट थी, इसके हिसाब से हम उसकी देख लेते हैं कि भाई एग्जामिनर ने कैसे एनालाइज किया। हमने लास्ट क्लास में अपनी एनालिसिस देख ली थी कि मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया था, हम कैसे कर सकते हैं, छोटा करके कर सकते हैं। वेयर इसमें जो लिखा हुआ है ना, ये आईएल की, मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि इसने टू द पॉइंट रखी हुई है। यहाँ पे जो आइडेंटिफाई वाली है ना, इसने कैसे रखी, हम टाइम वेस्ट करते हैं, हम देख लेते हैं। ऊपर से इसने वही करी होगी, आईएल सप्लाइज बोथ मैन्युफैक्चरिंग, आईएल सप्लाइज बोथ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। उसने वो कर दिया, बायफर्केट कर दिया कि मैन्युफैक्चर भी कर रहा है और भाई बॉट एंड प्रोडक्ट जो खरीद करके जो अपना जो है कि लेता है फिर वो सेल करता है। क्या क्या चीज़ें उसमें थी, परचेज एंड वॉकिंग फ्रेम्स एंड बॉट एंड प्रोडक्ट्स में क्या था, मोबिलिटी स्कूटर्स, बात लेफ्ट। ठीक है, द वैल्यू चेन फॉर दीज 2 सेट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज डिफरेंट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉलोइंग एनालिसिस। दोनों अलग चीज़ें हैं और दोनों के लिए अलग अलग तरीके से एनालिसिस होगी। द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ दी वैल्यू चेन्स आर, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं द प्राइमरी एक्टिविटीज, क्योंकि उसने प्राइमरी पूछा हुआ है और एक प्राइमरी होती है, एक सपोर्टिंग होती है, तो आपने ये पैराग्राफ ऊपर डाल दिया तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर आपने हेडिंग वाइज ऐसे ही करना है, इनबाउंड लॉजिस्टिक डाली, उसके नीचे जैसे एग्जामिनर ने लिखा ना, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मैं इसके लिए आपको बोलूँगा यही चीज़ इसकी फॉलो करो। अब ये एग्जामिनर ने कहीं कहीं टू दी पॉइंट अच्छी जो है कि हमारे लिए है तो वैसे भी करिए, कहीं कहीं पे बहुत लंबी करिए, क्यों करिए, उसको आपको एक टीचिंग लेवल पे, मेरे लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए जो है कि वो चीज़ होनी चाहिए कि भाई मैं बच्चे को समझा सकूँ। तो आपको मैं अपने लेवल पे, जैसे मैं पढ़ाने के लिए अगर गाइडेंस लूँगा तो आपको अपने लेवल पे लेके जा रहा हूँ कि आपको कितनी अंडरस्टैंड होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, और आपका उसको 20 to 30, 30 to 40% अगर आप कर लोगे बेस्ट हो जाएगा मेरा बच्चा। इनबाउंड में क्या, अब आपको सिनेरियो पढ़ा हुआ है, अब सिनेरियो जब तक याद नहीं है तो 2-3 बार पहले सिनेरियो पढ़ो, फिर ताको आप अगर आंसर समझ नहीं आ रहा ना तो आप आंसर आपको इजीली समझ आ जाएगा। दीज आर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिसमेंटिंग इनपुट्स टू दी प्रोडक्ट्स। ये डेफिनेशन उसने
बताई हुई है सीधी सीधी। पहले जो डेफिनेशन आपको याद होगी, भले जो इजी लगे नर की मेरी, वो आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि आपको इनकी डेफिनेशन याद होगी तो आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लोगे इजी। वही डेफिनेशन इसने डाल दी। टिपिकली एग्जांपल्स आर मटेरियल हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री, स्टॉक्स कंट्रोल। इसने जनरल एक डेफिनेशन बता दी। फॉर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट दिस कंसर्न कलेक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्क्रैप। अब ये सिनेरियो से लिंक कर रहा है ये चीज़, ये डेटा हमने जो है कि अपने क्वेश्चन में देखा था। स्क्रैप मर्चेंट्स एंड द स्टोरेज ऑफ दैट मटेरियल प्रायर टू यूज फॉर बॉट एंड प्रोडक्ट्स। अब दोनों की एनालिसिस करके दे रहा है, क्योंकि इसने नॉर्मल टू द पॉइंट लगा। अगर आप इतना दोनों की कर सकते हो तो बेस्ट हो जाएगा मेरा बच्चा। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आर हैंडल्ड बाय द सप्लायर, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द वेयर हाउस। अब मैंने जो अपनी एनालिसिस में थोड़ा बताया था, थोड़ा शायद इम्पैक्ट या कुछ करके वो भी बताया था, लेकिन एग्जामिनर ने सिर्फ आइडेंटिफाई या उसके लिए कहा है, तो उसने सिर्फ जो है कि ये बता दिया कि ये चीज़ एक्टिविटी हो रही है भाई, ये प्राइमरी एक्टिविटीज है। क्योंकि उसने नीचे यही पूछा होता कि भाई बताओ इनको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ऑपरेशंस में क्या है मेरा बच्चा, ये यही कर रहा है, डेफिनेशन डाल रहा है और टू दी पॉइंट से लिंक कर रहा है। दिस इज कंसर्न्ड विद ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इंक्लूड्स मशीनिंग, असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, प्रोसेस बता दिया मैंने, बताया प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अपने रॉ मटेरियल को प्रोसेस, जो भी चीज़ें जो भी एक्टिविटी हो रही है टू मेक इट फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश गुड, तो हम उसके लिए जो प्रोसेस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट दिस कवर द प्रोडक्ट ऑफ क्रचेज एंड वॉकर्स एंड अदर सिंपल एड्स देयर टेस्टिंग एंड पैकेजिंग। फॉर bought and products, operation is concerned with the careful opening of packaging, the addition of an aisle transfer logo, the testing of equipment and the repackaging of a product into its original packaging। वही जो डिस्कशन उसमें बोली थी कि भाई हम क्या करते हैं, जो चीज़ हम खुद बनाते हैं उसके लिए क्या करते हैं ऑपरेशन में, और जो चीज़ बॉटन करते हैं वो पहले रखते हैं, जब ऑर्डर आता है फिर अनपैक करते हैं, लोगो लगाते हैं, फिर ये एक किस्म का पैकेजिंग। अब आपके हिसाब से बोलता है यार ये क्या हो सकता है ऑपरेशन, लेकिन ये एज एन ऑपरेशन में उसने डाल दिया कि भाई जो प्रोडक्ट आप रख के रखते हो, सजा के रखते हो, लैपटॉप लिया भाई मैंने पन्नी पैक करके डब्बा लिया है, अब होता है क्या है मैं रखता हूँ, जब मेरा कस्टमर है इस लैपटॉप को ऑर्डर आएगा मैं इसको खोलूँगा, मैं अपना जो भी मेरा ब्रांड होगा जिस नाम से बेचूंगा इस पर लोगो वगैरह लगा के फिर मैं इसको पैक करूँगा। ये मेरा ऑपरेशंस की एक्टिविटी में आता है। मेरे लिए ऐसा समझे रॉ मटेरियल था पहले बना हुआ है ना, ऐसा नहीं आपको वो चीज़ें टुकड़ों में, मेरा यही काम है भाई, मेरा रॉ मटेरियल ये हो गया, जब ऑर्डर आता है तो मैं इसको खोल के क्या करता हूँ, अपना लोगो वगैरह लगा दिया, हम वो चीज़ें के तो मैं क्या था, मेरा एज एन रॉ मटेरियल ये था, लेट सपोज। ठीक है, अब रॉ मटेरियल ये था तो मेरा क्या है कि जब ऑर्डर आता है तो मैं इसको बेचता हूँ, मैं तब तक इसको रॉ मटेरियल कंसीडर करता हूँ भाई, जब आता है मैं इसको खोल के इसकी पन्नी उतारी तो इस पे अपना लोगो लगाया, फिर रीपैकेजिंग करा, तो ये मेरा एज एन क्या हो गया, ऑपरेशंस में काउंट हो गया। उसके बाद क्या आता है मेरा बच्चा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। These are activities associated with storing and then physically distributing the products to buyer। वही डेफिनेशन मैंने कहा ना, डेफिनेशन अगर एग्जामिनर की बहुत इजी लग रही है तो एग्जामिनर की उठाए, मेरी इजी लग रही है तो मेरी उठाए। मैं नहीं कह रहा कि भाई जो चीज़ मैंने लिखी है वो पत्थर की लकीर है, जहाँ से मेरे बच्चे को बहुत चीज़ इजी लग रही है, कई बार हमने वही चीज़ें देखी ना, मैंने आपको क्या पता, हो सकता है मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ निकालूँ, हो सकता है मैं बिल्कुल ना अच्छी चीज़ निकाल सकूँ आंसर के हिसाब से, हो सकता है एग्जामिनर ने जो चीज़ निकाली हो वो हमने जो निकाली हो एग्जामिनर ने ना निकाली हो, हमने बहुत अच्छी चीज़ निकाली हो, मैंने भी सही निकाली एग्जामिनर ने नहीं निकाली, मेरा बच्चा हो सकता है बहुत अच्छी चीज़ निकाल के लेके आए, तो कोई मसला नहीं है, जिसमें बच्चा कंफर्टेबल और इजी है वो चीज़ होनी चाहिए। फिनिश गुड्स, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिलीवरीज कंसीडर है। ठीक है, उसने पहले डेफिनेशन बताया, उसने फिर चीज़ें बताई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कंसीडर की जा सकती हैं। एट IL बोथ मैन्युफैक्चर्ड एंड बॉटन प्रोडक्ट्स नीडेड टू बी स्टोर्ड प्रायर टू डिलीवरी। स्टोर किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज अंडरटेकन बाय अ नेशनल कोरियर कंपनी। ऑर्डर आर प्लेस्ड बाय टेलीफोन और थ्रू वेबसाइट। उसने क्या कहा, कनेक्टेड करके टू दी पॉइंट चीज़ों को कर दिया कि ये चीज़ें होती हैं भाई, चीज़ें दोनों स्टोर्ड होती हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ऐसे होती है कि कुरियर, नेशनल जो कि कुरियर आपकी कंपनी है वो करती है। ऑर्डर किस तरीके से प्लेस होते हैं वो भाई फ़ोन से या आपकी वेबसाइट से होते हैं। ये चीज़ें सिनेरियो में हमने देखी हुई हैं। अब आपको अगर सिनेरियो क्लिक नहीं होगा ना तो फिर आपको आंसर पढ़ने में मुश्किल हो सकती है, तो मैं सजेस्ट करूँगा भले आप एक बार सिनेरियो पढ़ के एक बार आंसर पढ़ लें,
अगर आंसर समझ में आए फिर एक दो बार आप एक बार जाके सिनेरियो देखें जहाँ पे मेरा बच्चा, एक और सजेशन, कहीं पे इंग्लिश के वर्ड्स या कहीं पे मुश्किलात हो रही हो ना, अब यहाँ पे एक वर्ड हिंजर्स हैंगर्स करके था, अगर आपको उसकी मीनिंग मैंने आपको बता तो दी, मतलब रिलेट कर रहा हूँ, कोई ऐसा वर्ड समझ नहीं आ रहा ना, तो अपने बाद मोबाइल में डिक्शनरी, अपने आप को शर्मिंदा ना करें, आप खुद से शर्मिंदा हो जाएं ताकि आप फ्यूचर में कहीं पब्लिक डीलिंग में शर्मिंदा ना हो। आपको कहीं पे मीनिंग या कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुरंत ही आप डिक्शनरी करें उस चीज़ के, उस मीनिंग समझ लें, ताकि आगे वो आपकी एक डिक्शनरी, आपकी दिमागी जो वोकैबुलरी होगी उसमें आपकी चीज़ें स्टोर होना शुरू हो जाएं, ताकि आपकी जो लव आपकी डिक्शनरी कमी है जिसमें, वो आपकी पूरी हो जाना शुरू हो जाएगी। अब मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या है? These are activities by which customers can learn of the existence of and then purchase the product. It includes advertising, promotion, sales and pricing. At IL, this covers leaflets in hospitals and surgeries, a website catalog, and order taking, एंड गिविंग एडवाइस। ठीक है, वही प्रोसेस बताया कि मार्केटिंग एंड सेल्स IL कैसे कर रहा है, आपको पता होना चाहिए मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या आता है, आप सिनेरियो से लिंक करके वो चीज़ लिख लेंगे। सर्विस में क्या था मेरे भाई? These are activities associated with providing a service to enhance or maintain the value of the product. डेफिनेशन है ना भाई, सर्विस क्यों दी जाती है? जो आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, प्रोडक्ट बेचते हो, उसको मेंटेन करने के लिए या उसकी इन्हेंसमेंट करने के लिए आप सर्विस दे रहे होते हो। इट इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग, पार्ट्स सप्लाई एंड प्रोडक्ट एडजस्टमेंट। यही सारी चीज़ें हैं जो आप करते हो। या तो आपको, आपका नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, उसमें आपकी इंस्टॉलेशन चाहती है या उसमें रिपेयर की ज़रूरत आ गई, कोई चीज़ ख़राब हो गई तो ट्रेनिंग। अगर कोई अब ऐसी चीज़ बेचते हो जिसमें आपको क्लाइंट को, ये लेट सपोज आप कंपनी टू कंपनी बिजनेस करते हैं या आप इंडिविजुअल को बेचते हैं, उनको ट्रेन करना है थोड़े टाइम के लिए, वो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो या नहीं? प्रोडक्ट में कुछ एडजस्टमेंट है, कस्टमाइज करके देते हो आप, तो उस चीज़ के लिए आपको, आपकी वो इस चीज़ में आ जाती हैं सर्विस में। द सिंपल नेचर ऑफ द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट मीन्स द सर्विस इज इनअप्रोप्रिएट। ठीक है, फॉर बॉट इन प्रोडक्ट सर्विस इज अंडरटेकन बाय ओरिजिनल मैन्युफैक्चर। तो ये चीज़ें तो दोनों आपके लिए हैं ही नहीं। क्या बोला? द सिंपल नेचर ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स मीन्स द सर्विस इज इनअप्रोप्रिएट। आपका सिंपल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट जो है कि सिंपल है। अब देखें, लिंक कर, आप ढूंढते फिर रहे हो यार क्या इंस्टॉलेशन कर दी कि मतलब सर्विस है या नहीं है, दोनों चीज़ें इसमें है ही नहीं। वो क्या बोल रहे हैं जो आपका प्रोडक्ट एक जो है कि सिंपल आप बना रहे हो, आप अपना स्क्रैप मटेरियल ये वो, उसमें ज़रूरत ही नहीं, इन अप्रोप्रिएट या इररिलेवेंट हो जाता है ये पॉइंट अकॉर्डिंग टू मॉडल, क्योंकि मॉडल बना हुआ है तो हम इसको बोलेंगे इररिलेवेंट है। और जो बॉटन था वो उसमें क्या कर रहा था, ओरिजिनल जो आपका मैन्युफैक्चर था या जो हम जैसे खरीद कर रहे थे वो इस चीज़ को देखता था, अकॉर्डिंग टू हमने ये सिनेरियो देखा था। अब आएगी काम की जो बात जिस पे आपका दिमाग चलना चाहिए, ये तो हमने ऐसा समझी चीज़ें आइडेंटिफाई की। अब नीचे रिक्वायरमेंट में क्या था मेरे भाई? evaluate what changes IL might consider to primary activities in the value chain to improve their competitiveness while continuing to meet their, क्या अपनी जो एक्टिविटीज़ आपने ऊपर आइडेंटिफाई की उसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, उनका अपना गोल भी मद्देनज़र रखते हुए कि वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है मेरा बच्चा। The value chain is used as a basis for answering the question. Many of potential restructuring suggestions produce cost reduction. However, it must be acknowledged that the charity also has the objective of providing jobs for several disabled people. Suggestions for change have to reflect this fact. क्या है कि चैरिटी का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो डिसेबल्ड पीपल है उनको जॉब भी देनी है, तो इस चीज़ को भी आपको अपने जब एनालाइज करेंगे, इम्प्रूवमेंट के लिए सोच रहे हैं तो उसको भी ध्यान में रखना है। It is also clear from scenario that some customers are prepared to pay price premium for goods by making donation to the charity as a part of their purchase of their goods. ये भी हमने देखा था कि जो कस्टमर थे 30% आई थिंक समथिंग था जो है कि कस्टमर जो है कि एज एन डोनेशन पे करते थे। अगर मैं क्विकली ढूंढ पाऊँ, ये रहा,
यहाँ पे था आपका, अगर मैं इसको पढ़ूँ, ऑल गुड्स आर सोल्ड एट अ कॉस्ट प्लस मार्जिन टू कवर वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, प्राइस चार्ज आर द सेम वेदर गुड्स आर ऑर्डर ओवर द वेब और टेलीफोन, ठीक है। कस्टमर्स कैन आल्सो मेक फर्दर वॉलंटरी डोनेशन टू हेल्प सपोर्ट IL इफ दे विश टू, अबाउट 30% ऑफ कस्टमर मेक दैट डोनेशन। क्या करते थे, 30% ऑफ दी एज एन प्रीमियम वो डोनेशन पे करते थे। अब हम देखते हैं इनबाउंड में भाई उसने क्या बताया हुआ है मेरे भाई। Inbound logistics. For manufactured product, IL could explore the possibility of reducing scrap material storage cost by requesting dealer to store the metal until it is required. क्या IL could explore the possibility of reducing scrap metal storage cost, वो पहले करते थे। तो हम क्या करें, जस्ट इन टाइम वाली अप्रोच कर दें, until required, जब आपको ज़रूरत हो तो तभी आप जो है कि मंगवाएं। Furthermore, डीलर्स में आल्सो बी एबल टू ऑफर कॉम्पिटिटिव डिलीवरी कॉस्ट, जो है कि कर सकते हैं। अच्छा, दिस वुड रिमूव क्या, द नीड फॉर IL टू मेंटेन एंड इवेंचुअली रिप्लेस द लॉरी इट यूजेस फॉर कलेक्शन ऑफ दिस मटेरियल, जो है कि क्या करते थे, लॉरी यूज़ करते थे। एक सेकंड, हमदा बोल के गए कि कर सकता हूँ, जब तक वो नहीं आते। आ गए हैं टीचर वो, बस मैं ख़त्म कर लूँगा तो कर देता हूँ, कॉल कर देता हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हम कंटिन्यू करते हैं। क्या है कि हमने क्या कर रहे थे, वो लॉरी यूज़ कर रहे थे। ठीक है, लॉरी यूज़ कर रहे थे, तो हम यहाँ पे क्या, मैंने आपको देखा ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 90% ऑफ द केसेस जो चीज़ हो रही है हम उसका उलट बोलेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम लॉरी अपनी यूज़ करते थे वो चीज़ मंगवाने के लिए। हम बोल रहे हैं कि सप्लायर, अगर कोई सप्लायर अच्छी, हम जो हमारा जितना खर्चा आ रहा है, अगर सप्लायर कोई हमें अच्छी या हमारे बजट में आने वाली, हमारे लिए यूज़ हो सकता है, सप्लायर हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, तो वो भी हम जो है कि ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई डेटा दिया नहीं हुआ, ये आप बोलेंगे ये चीज़ कि सप्लायर अगर दे सकता है, आपकी एनालिसिस इस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। या आप इस पे यही बोल सकते थे कि यार लॉरी रिप्लेस कर दी जाए, क्या कर दी जाए, आपका वो एंगल भी माना जाएगा। लेकिन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो जाहिर सी बात है लॉरी लेना, और उन्होंने वो भी बोला था कि डेफिसिट भी चीज़ें हुई हैं, तो लॉरी लेना है कि एक बहुत फर्दर एक बड़ी कॉस्ट है। तो आपको ये एंगल अगर कॉम्पिटिटर जो है कि क्या बोला है कि सप्लायर वाला जो हमें कॉम्पिटिटिव एज देगा, ऐसे वर्ड यूज़ किए हुए, तो आप वैसे एंगल में अच्छा रहेगा। For bought-in products, IL could explore the cost of using a specialist logistic company to carry out both its inbound and outbound logistics, ठीक है। This should produce economies of scale leading to reduced cost. Many of these logistic companies also offer storage facilities. However, IL already has storage at an airfield site, and the employment of a severely disabled labor is one of its objective. दोनों बातें कर रहा है वो। क्या कर रहा है कि पहले कह रहा है कि भाई हम ये चीज़ क्या कर रहे हैं यहाँ से, फॉर बॉट इन प्रोडक्ट्स IL could explore the cost of using a specialist logistic company to carry out both inbound. अब दोनों, कोई स्पेशलिस्ट, हम लॉरी भी ना खरीद करें, हम अपने जो है कि सप्लायर को भी ना बोले, हम कोई स्पेशलिस्ट जिसका काम है कुरियर सर्विसेज जो भी हो गई, हम स्पेशलिस्ट को बोलें कि भाई ये चीज़ हमें प्रोवाइड करें। और उसने ये बोला कि यही जो है कि खुद स्टोरेज की फैसिलिटी भी देते हैं, लेकिन उसने बोल दिया हाउएवर IL already has storage at an airfield site and the employment of severely डिसेबल्ड, जो स्टोरेज करते हैं उसके लिए वहाँ पे ऐसा समझें केयर करते हैं वो डिसेबल्ड पीपल पहले ही हैं। अगर वो स्टोरेज वाला काम अगर हम किसी स्पेशलिस्ट को देंगे तो हमें क्या करना पड़ सकता है कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं जो हमारे वहाँ पे काम आ रहे हैं उनको हो सकता है हमें ले ऑफ करना पड़े, हमें उनको निकालना पड़े। तो जो ऑब्जेक्टिव है कहीं वो भी है, तो हमें उसको भी साथ साथ इसने एग्जामिनर ने बहुत अच्छे से ये डील करके रखा है कि हाउएवर वो भी ऑब्जेक्टिव है तो उसको भी कंसीडर करना है। इससे क्या हो गया, एग्जामिनर ने वो वर्ड यूज़ किया हुआ था। अब ये जब पेपर आया था तो आपके प्रोफेशनल स्किल्स इस तरीके से टेस्ट नहीं किए हुए, तो यहाँ पे वो प्रोफेशनल स्किल्स का एलिमेंट डाल सकता है, वो बोलेगा और यही डेफिनेशन बोलेगा कि इसको चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव को आपको ध्यान में रखना है, तब आप ये चीज़ अगर यूज़ करेंगे। पहले भी आप आंसर में देते थे लेकिन आपको उसके प्रोफेशनल स्किल्स ऐसे बताया नहीं जाता कि ये भाई आपको प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स मिल रहे हैं, तो अब आपके वो अगर आप यूज़ करोगे तो आपको प्रोफेशनल स्किल्स मिल रहे होंगे, मार्क्स मिल रहे होंगे मेरे भाई। ऑपरेशंस में कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इट सीम्स वाइटल दैट IL रिटेन इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी टू हेल्प अचीव इट्स गोल ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क एंड इनकम फॉर सीवियरली डिसेबल्ड पीपल
It could probably gain cost saving by outsourcing manufacture to cheaper countries like its commercial competitors. ठीक है, but this would not meet its core objective. IL market could stress the location of the manufacturer as an important differentiator. Customer might then perceive it as an ethical choice. It is an ethical choice. The operation part of the value chain for bought-in products is relatively labor-intensive. See later notes. The and could be simplified in two ways. अब ठीक है, उसने लंबी की हुई, हम देख लेते हैं क्या क्या बोला हुआ भाई ने. Asking manufacturer to affix the IL logo and label prior to dispatch to IL. बेहतरीन हो जाएगा अगर ये भी हो जाए तो. The testing of a product could also be delegated to the manufacturer as they provide post delivery support. The testing of product could also be delegated to manufacturer as they provide पोस्ट डिलीवरी सर्विस, क्योंकि वो उससे जो हमारे बॉट एंड प्रोडक्ट्स थे उनकी जो पोस्ट सर्विस वाली चीज़ थी वो भी वो कर रहे हैं. तो हम हमारे पास आए ही ना भाई, आप जो है कि हमारा लोगो जो है कि सीधा सीधा आप लगा के आप ही भेज दो कस्टमर को. ये चीज़ हम कर सकते हैं. दूसरा क्या कर सकते हैं मेरे भाई, रिड्यूसिंग इन्वेंट्री बाय अरेंजिंग फॉर बॉट एंड गुड्स टू बी सप्लाई टू द कस्टमर डायरेक्टली बाय द मैन्युफैक्चरर. हम अपने पास नहीं भेज जाए भाई, हम बोले कि डायरेक्टली हमारे पास क्या जाए, हमारे पास नहीं है, डायरेक्टली हमारे कस्टमर के पास चली जाए. Not only would this cut delivery cost, but it would also reduce inventory cost and eliminate the costly write of obsolete purchasing inventory. क्या हुआ था पिछले साल सिनेरियो में, ये बताया था पिछले साल हमने इन्वेंट्री मंगाई हुई थी, वो भाई हमारी जो है कि हमारे पास ऑर्डर नहीं आए, हमारी सेल नहीं हुई, तो हमें वो राइट ऑफ करने पड़े. जब अब अगर हम अपने पास मंगवाएंगे ही नहीं, हम जो है कि ओरिजिनल सप्लायर को बोल रहे हैं भाई ये चीज़ थोड़ी हमारी जो प्रोसेस है ये अब अगर आप खुद अंडरटेक कर लो कि देखा हमारे पास क्या रहे, प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास पड़ा रहता है, एक तो स्टोरेज की हमारे पास कॉस्ट आ रही है, एक पड़ा रहता है, हम उस पर फिर जो है कि क्या करते हैं, खोलते हैं, उसमें कुछ डैमेजिंग हो गई या कुछ भी हो गई, हम उस पर लोगो लगाते हैं, फिर जो है कि वही चीज़ बेचते हैं. सिर्फ लोगो लगाने के लिए हमारे पास वो प्रोडक्ट आ रहा है, और हमारे पास अगर जो है कि ऑर्डर नहीं आएगा, अगर कोई कस्टमर नहीं आया तो वो हमारा नुकसान अलग है. तो हम क्या कहें भाई तुम ही रखो, जैसे हमारे पास आएगा हम बोलेंगे यार ये उसका तो काम है ना यार, उसके लिए हम सिर्फ एक कस्टमर नहीं है, उसके बाद मल्टीपल कस्टमर होंगे, हम उसको अपनी इस एक्टिविटी के लिए कुछ ना कुछ अगर प्रीमियम दे दें, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा, जो कि कॉस्ट दे दे, जो कि हमारे कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस का वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि जो कि हमारे पास बेनिफिट ज़्यादा होगा, हम कुछ अपने सप्लायर को मिनिमम अमाउंट, या सप्लायर हो सकता है हमारे चैरिटेबल गोल को रखते हुए हमें वो चीज़ करे ही ना, वो बोलेगे ठीक है भाई ये मेरा एक कंट्रीब्यूशन है. आप किसी भी एंगल से डिस्कशन ये कर सकते हो अनटिल अनलेस वो लॉजिकल फ्लो में हो आपकी. एम्प्लॉइज इन द वेयरहाउस कुड बी रीएलोकेटेड टू ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क. जाहिर सी बात है, इससे जो चैरिटेबल गोल, अब इससे रिलेटेड अगर मैं वो कर लेता हूँ, स्टोरेज में नहीं आएगी, जो उस पर हमने बंदे रखे हुए हैं उनको हम ये बोल सकते हैं टर्मिनेट ना करें, हम उनको कोई और एक्टिविटी में यूटिलाइज कर लें, ताकि उनकी हमारा करियर, हमारा जो है कि ऑब्जेक्टिव, चैरिटेबल और ऑर्गेनाइजेशन जो है कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी मेंटेन रहे और हमारी चीज़ें भी बेनिफिशियल हो. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चा, The ordering of a product through the website appears to be extremely effective. The site includes a product catalog and a secure payment facility. ठीक है, बेहतरीन बनाया हुआ आपने. However, although use of the website is growing, most orders are still placed by the telephone. IL might consider ways of encouraging further use of website, for example, by offering discounts. चीपर प्राइसेस, ये लिखा हो ना दोनों पे, अब देखिए कनेक्ट कर रहे हैं, आप वेबसाइट से ऑर्डर करते हो या टेलीफोन से करते हो, आपको क्या है सेम प्रोडक्ट पड़ता है. अब जो आपके इंटरनेट के फिजिबल बच्चे नहीं है, या आपका जो कस्टमर है लिखा हुआ है कि इंटरनेट से वो इतना फिजिबल नहीं है, अब आप जो है कि मजबूर करो उनको, डिस्काउंट दो, वो कहेंगे कि यार मेरे पैसे बचेंगे तो यार मैं यूज़ करना सीख लेता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, इंटरनेट पे मोबाइल पे गया, क्योंकि ये पुराना सिनेरियो है. तो ये अभी के दौर में तो जाहिर सी बात है तकरीबन सभी मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई लोग एग्जिस्ट कर रहे होंगे जो इंटरनेट या मोबाइल से दूर होंगे. अगर वो आपका टारगेटेड, आपकी मार्केट है, टारगेटेड कस्टमर है, तो आप उनको मजबूर करो. कैसे मजबूर करेंगे, आप उनको डिस्काउंट्स वेबसाइट पर लगा के, बहुत अच्छी एनालिसिस करी हुई है मेरे भाई. चीपर प्राइसेस एंड द वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स
It might also consider how it could make its website more available potential consumer, perhaps by placing dedicated terminals in hospital and surgeries. आप जो आपके मार्केटिंग स्टाइल पहले का है, आप उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ों को वेबसाइट वाला कर सकते हो, वहाँ पे एनहेंस कर सकते हो. द टेलीफोन कंसिडर ऑर्डरिंग प्रोसेस इज करेंटली टू कॉम्प्लेक्स बिकॉज सेल्स स्टाफ हैव टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट्स अवेलेबल एंड आल्सो provide purchasing advice and guidance. IL needs to consider ways of making details of their product range available to customer before they place the order. अब क्या है कि कॉल आती है, आपको बंदा रखा हुआ है, आप वो बताता है कि भाई मैं अब सिनेरियो से रिलेटेड नहीं, मैं यार ये भी बेचता हूँ, मैं ये भी बेचता हूँ, मैं माउस भी बेचता हूँ, इससे रिलेटेड में जो है कि ये भी बेचता हूँ, मैं जो है कि एसी के रिमोट भी बेचता हूँ, मैं मोबाइल भी बेचता हूँ. भाई एक एक चीज़ बताओगे क्या है, वेबसाइट पे लगा दो सारी चीज़ें. या तो आपका प्री डिफाइंड चीज़ें, जैसे हम होटल पे कहीं पे जाते हैं मेन्यू बना होता है, कोई ऐसी चीज़ करो ताकि इसमें आपकी एक्टिविटीज़ में लंबी ना हो, आपका कस्टमर बोर ना हो. अगर आपका नंबर बिजी आ रहा है, आपने एक ही बंदा रखा है, दूसरा कस्टमर जो वेट कर रहा है आपकी 10 मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मिनट 15 मिनट, कॉल आपकी चल रही है, सामने वाला आपका क्या होगा, कस्टमर आपका इससे लूज होगा. तो आप कोई इसमें बेहतरी लाएं, वेबसाइट पे ही चले जाएं, या तो आपकी टेलीफोन है तो आप अपना कोई प्री डिफाइंड जैसे मेन्यू बना होता है वैसी चीज़ें आपके प्रोडक्ट लाइन बनी होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट हैं. प्राइसेस आपको बतानी चाहिए, आप उसी में आप बोल सकते हैं सर ये प्रोडक्ट आपका है, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपका 10% डिस्काउंट है, वेबसाइट पे ये चीज़ सही चल रही है, ये चीज़ डिस्काउंट में चल रही है. ऐसे ही होता है, हम कपड़े लेने जाते हैं, कोई चीज़ ऐसे लेने जाते हैं, डिस्काउंट जो है कि आपका फिजिकली अवेलेबल नहीं होता, वो बोलते हैं सर वेबसाइट पे ये सर प्रोडक्ट हमारे पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है. हम वैसे हमारा दिमाग होता है यार वेबसाइट पे लगा हुआ तो हम देख के आएंगे, फिजिकली चीज़ों देख के आएंगे, फिजिकल हम चेक करेंगे कि यार ये चीज़ आए सही है नहीं है. प्रोमोट करने के लिए बोलते हैं सर हमारे पास ये प्रोडक्ट है ही नहीं, वो डायरेक्ट वेयर हाउस से आता है. सर जब आप ऑर्डर करते हैं तो वेबसाइट से ही मिलेगा. प्रोमोट इस तरीके से कर सकते हैं हम चीज़ों को. उसके बाद आ जाता है आपका मार्केटिंग एंड सेल्स. इसमें क्या है मेरा भाई, रिलेटिवली लिटिल सेल्स एंड मार्केटिंग टेक्स प्लेस एट IL व्हिच इज प्रोबेबली ड्यू टू चैरिटेबल स्टेटस. ठीक है, कमी चल रही है. चैरिटीज आर यूजुअली वेरी कीन टू मिनिमाइज देयर ओवरहेड्स कॉस्ट. सीधी सी बात है, आपका डिपेंड कमर्शियल आप नहीं हो, आपका चैरिटेबल डिपेंड उस पर करता है, जितनी डोनेशंस आएंगी तो उस पर उसका डिपेंड करता है, जितनी कॉस्ट कटिंग आप कर सकते हो. चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है पूरी कोशिश करती है. ट्रेडिशनल मार्केटिंग अपीयर्स टू बी वेरी लिमिटेड, restricted to leaflets in hospitals and surgeries. IL could consider replacing its current leaflets, which just give a telephone number and website, with a leaflet that effectively doubles as a catalog showing the product on offer. This should help improve the efficiency of the telephone ordering process. Display advertising in magazines and newspapers with coupons to request a catalog would also increase the प्रोफाइल ऑफ द ब्रांड. ऊपर वाले से भी कनेक्ट कर दिया कि भाई जो लीफलेट मैंने ना मेन्यू, जो आप लीफलेट बेचते हो ना भाई, उसमें पहले ही बता दो कि ये प्रोडक्ट डिस्काउंट पे है, टोटल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हम इतने बेचते हैं. वहीं पे मैंने जो अपना बताया, आपको वेबसाइट को भी आपको इनहेंस करना है, वहीं पे लिख दो कि यार ये वेबसाइट पे, या ऊपर लिख दिया कि डिस्काउंट ऑन वेबसाइट, या करके आप जो है कि आपकी हेडिंग हो जाएगी, ताकि कस्टमर डायरेक्ट खोले, फेंक जाएगा लीफलेट को और सीधा आपकी वेबसाइट पर आ जाए, आपको वेबसाइट को अगर इनहेंस करना है. Many charities use customer relationship management CRM system. अब CRM क्या है, नाम से ही कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ये आगे चल के आपका टॉपिक है पूरा, लेकिन मैं आपको थोड़ा और भी दे दूं. अगर आप बैंक के यूज़र हैं, कुछ हैं, आपको बैंक की तरफ से अपने आप बर्थडे विश आ जाता होगा, अब खुशी हो रही है आपको कि यार मुझे अपने घर वालों तक नहीं पूछा, लेकिन बैंक की तरफ से आ गया. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टाइम टू टाइम आपको ये जो है कि इंफॉर्मेशन देता है. कनेक्टिविटी, कस्टमर से कनेक्टिविटी, ये ऐसा नहीं है आपको जो बर्थडे मैसेज आ रहा है कि मैं उसके पीछे, बैंक ने मुझे हायर किया हुआ है, मैं इंडिविजुअली भाई इसका बर्थडे आज, मैं इसको मैसेज कर देता हूँ. सिस्टम लगा हुआ है, CRM क्या बोलते हैं, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. आपका जो है कि सिस्टम लगा हुआ है जो अपने आप डेटा को देख के, यार मेरी बर्थडे उसने देखी कि मेरी इस डेट पे बर्थडे है, उसने क्या किया, मुझे जैसे सिस्टम रन होगा, जैसे लेट सपोज उनका रखा हुआ है 12:01 पे करता है, या आपका सुबह 9 बजे जैसे ऑफिस टाइम शुरू होता है, सिस्टम चलता है, वहाँ पे करता है. तो ये क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. आप इस तरीके से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं. सिस्टम टू मैनेज देयर
donors, IL should explore the potential of this. IL already has recorded of purchases and also these purchasers that have made extra donation. अपने आप देखें डोनर्स, एक तो है आपके डोनर्स, आप बिजनेस भी करते हो, आप इन दोनों के लिए ये चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे डोनर्स के लिए लिखा हुआ है अगर, तो ये आप दोनों के लिए, कस्टमर्स के लिए आप ये चीज़ कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ऑल सेल्स एंड मार्केटिंग मटेरियल नीड टू बी स्ट्रेस एंड चैरिटेबल स्टेटस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इफेक्टिवली डिफरेंशिएट्स it from commercial competitor. There is already evidence that some customers are willing to reflect this by increasing the price they pay for goods by including donation to support the charity. वही पॉइंट यहाँ पे दूसरा भी उसने लगा दिया, दूसरी बार लगा दिया, सर्विसेज। Because of the nature of the product, little direct support is required. However, IL could expand its website to give general support and advice on mobility problems and independent living. सर्विस आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं है, वो हम ऊपर देख के आए हैं कि आपका नेचर ऑफ जो प्रोडक्ट है वो सिंपल है, इसलिए आपकी दो प्रोडक्ट हैं, सिंपल नहीं चलता। दूसरा तो आपका जो सप्लायर है खुद करता है, इसलिए है नहीं। लेकिन आपको बता दिया कि भाई अगर आप अपनी सर्विस के हिसाब से जो वेबसाइट से आप अपनी चीज़ें कुछ बता सकते हैं कि आप चीज़ों को कैसे या किस तरीके से कर सकते हैं, जो एक आपकी यूज़र्स के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए बेहतर है, आपके कस्टमर्स के लिए। यहाँ तक था। अब हमने देख लिया कि एग्जामिनर कैसे चीज़ों को एनालाइज करता है। हमने पहले 2 में जो देख लिया, ए में ये देख लिया, बी में हमने दूसरी रिक्वायरमेंट देख ली। अब हमने ये देख लिया कि एग्जामिनर का सोचना कैसे है, एग्जामिनर कैसे चीज़ों को थिंक कर रहा है। अब ये पूरी क्लास आज की आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब आप चीज़ों को आप अपने तरीके से एनालाइज कीजिएगा कि हम चीज़ों को कैसे लेके जा रहे हैं। पास्ट पेपर पढ़ा, उसका आंसर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, हमने देखा कि यार इस चीज़ को एग्जामिनर कैसे लेके चलता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई और चीज़ समझाऊं, इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम ये जो कि P1 P3 के पास्ट पेपर्स को देख लें। इस पे क्योंकि नहीं समझ आ जाएगा तो नहीं आएगा, तो हमें रिलेवेंट चीज़ पे फोकस करेंगे, समझने की करेंगे। वेयर इज़ एग्जाम्पल या कहीं से उठा के प्रेजेंटेशन में ला के रख दूँ, आपको एग्जाम्पल दूँ, आपको नहीं समझ आए, आप उस पर ही लगे रहेंगे। रियल लाइफ आप अब पेपर पे साथ ही साथ आप क्या करते जा रहे हैं, प्रैक्टिस करते जा रहे हैं मेरा बच्चा। ठीक है, इंशाल्लाह हम इसी तरीके से कोशिश करेंगे, हम पैटर्न को फॉलो करते जाएँ और चीज़ों को समझते जाएँ। और अगली क्लास में हम जो है कि पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, आज मेरे ख्याल से बहुत हो चुका है। अगली क्लास से हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे होंगे, जिससे आपको क्या होगा, SFA मॉडल हम शुरू कर रहे होंगे। उसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, अपने तरीके से भी आप थोड़ी तैयारी कर लिया करें। अगर पहले आप कोई चीज़ समझ आ चुके होंगे या नहीं भी समझे, कोई मसला नहीं, मैं आपको बेसिक से करूँगा। अगर कोई ऐसा बच्चा होता है ना पहले ही पता हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। बाकी आज की क्लास में तो हमने ऐसा समझे रिपीटेटिव वो चीज़ें पढ़ी हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या करी, आज हमने एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से रखा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।